हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 10th में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो है पॉलिनोमियल। तो आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन किया जाता है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, और फिर हम पॉलिनोमियल में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे क्योंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बेसिकली आपके कोर्स में ज़्यादा है। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्यूबिक के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। साथ ही क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, उसके जीरोस क्या होते हैं और कैसे फाइंड किए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। इसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ कोफिशिएंट हमने कैसे प्रोड्यूस किया या कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताऊँगा। किस तरीके से उसको जोड़ते हैं फैक्टर थ्योरम के साथ या रिमाइंडर थ्योरम के साथ, वो भी पढ़ेंगे। आशा है आप 9th में फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आए होंगे, तो वहाँ से मैं शुरू करूँगा फैक्टर थ्योरम पे। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, जनरल फॉर्म में बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें जो आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल माने एक्स, वाई या टी, तो ये जो वेरिएबल होगा इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शनल या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। सिंपल फॉर्म में फ्रैक्शनल माने हिंदी में भिन्न कहते हैं, भिन्न के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ p ऑफ x अ पॉलिनोमियल इज x टू द पावर 2/3, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर 2/3 आ गया। फॉर एग्जांपल, एक और अगर मैं लिखूँ p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1/x, अब आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा बट ये 1 नहीं है। इसको हम लिखते हैं x प्लस x टू द पावर -1। 1/x का मतलब होता है x की पावर में -1। तो यहाँ पे आपका ये जो पावर है ये कैसा पावर आ गया, नेगेटिव पावर आ गया। नेगेटिव पावर आ जाने से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। यानी पॉलिनोमियल ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जिसमें x, ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी x हो, ये t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल की पावर जो है आपका वो क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ही आप उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, मैं सिर्फ से जनरल फॉर्म लिखते हैं पॉलिनोमियल की, एक जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल कैसा होता है। तो देखिए, जनरल फॉर्म में p ऑफ x द पॉलिनोमियल वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, a n x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 a1x प्लस a नॉट, वेयर जहाँ an डज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा an माइनस 1 एंड डॉट 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 a1 0 आर रियल कोफिशिएंट। ठीक है, आप 9th में पढ़ के आए। कोफिशिएंट मतलब होता है जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी गुणांक हिंदी में बोलते हैं। जैसे an x टू द पावर n का कोफिशिएंट है, यानी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए, पॉलिनोमियल क्या लिखा मैंने, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड डॉट डॉट a1x प्लस a नॉट। ये आपका किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूँ p1x, तो आप देखें p1x, सपोज मैं शुरू करता हूँ 3x टू द पावर 3 प्लस 5x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, है ना। 4 5 3 4 ये जो लिखे हैं ये क्या है, कोफिशिएंट है। दीज आर कोफिशिएंट 3 5 4 5, तो ये कोफिशिएंट है और ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक और लिखूँ तो p2 नाम देते हैं इसको, तो p2x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस बस इतना ही 3x स्क्वायर प्लस 1/2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो आपका सबसे लार्ज डिग्री, ये जो n वाला है, सबसे हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो फिर ये आपका x टू द पावर n वाला टर्म गायब हो जाएगा और फिर ये n डिग्री का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं डिग्री डिफाइन कर देता हूँ। तो डिग्री भी आप 9th में पढ़ के आए, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मान लीजिए ये आपका कोई जनरल पॉलिनोमियल है, इसमें अब अगर आप देखें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो x की हाईएस्ट पावर n है, यहाँ पे n-1 है,
यहाँ n-2 है, कम होता जा रहा है, तो हाईएस्ट कितना है n है। तो ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है ये n डिग्री का है। कितने का है? n डिग्री का। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए आप, ये x⁻3, x⁻2 एंड x और यहाँ पे 0, जहाँ पे x नहीं होता है वहाँ पे 0। फॉर एग्जांपल इसमें आप ये लिख सकते हैं x, ये 5x⁻0, x⁻0 कितना होगा? 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, 0 को छोड़ के। तो 3x³ + 5x² + 4x + 5x0। अब अगर आप इसमें देखें x की हाईएस्ट पावर 3 है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसकी डिग्री 3 है। इसमें देखें x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट तो 2 हुआ ना, हाईएस्ट कितना हुआ? 2, तो यहाँ पे कितनी है डिग्री? 2 है। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे बहुत सारे बोल सकते हैं बट जनरली 4 होता है। पहला, अगर डिग्री 0 हुई तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल P1x = सिर्फ 5 लिखा मैंने, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे से x की पावर 0 है तो डिग्री 0 है, और कोई टर्म है ही नहीं, एक ही टर्म है और डिग्री कितनी है? 0 है। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर ही 0 है, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दूसरा हो जाएगा P2x। P2x मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5x + 4, ठीक है, ये वाला आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5x + 4 में देखिए x की पावर 1 है और यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट कितना है? 1 है। 1 वाले को बोलते हैं लीनियर, 1 वाले को बोलते हैं लीनियर। दूसरा P3, तो P3x अगर मैं देखूँ तो 5x² + 4x + 5, सपोज जनरल में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो x की पावर 2 हाईएस्ट है, तो 2 वाली डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रिक। और ऐसे ही 3 वाले को बोलते हैं क्यूबिक। तो ये आपका 3 वाला था, इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके कोर्स में क्वाड्रिक है, आपके कोर्स में क्वाड्रिक है। लीनियर वो आप 9th में पढ़ के आए, कांस्टेंट को तो सॉल्व भी नहीं करना होता क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो लीनियर में देखिए ये जो आपका x है, ये x, ठीक है, और इसमें कितने हैं? x² + 4x। तो ये दोनों आप सॉल्व करना सीखते हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना किसी पर्टिकुलर px की वैल्यू के लिए। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ये लीनियर है और ये क्वाड्रिक है, तो बेसिकली हम क्वाड्रिक से शुरू करेंगे, ठीक है। आशा इतना आपको समझ में आया होगा। ये सब आप 9th में पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये जनरल फॉर्म है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करिए। तो आशा है आप पॉलिनोमियल समझ गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यांक। देखिए पॉलिनोमियल में जो भी लड़ाई होती है, जो भी कहानी है, सब जीरोस की है। बेसिकली बात जीरोस पे ही होती है कि हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं, या आप रूट भी कह सकते हैं, बट रूट पॉलिनोमियल को नहीं बोलते हैं, रूट इक्वेशन को बोलते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट फिलहाल देखिए जीरोस क्या होता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात। तो जीरोस देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब वो वैल्यू ढूंढिए जो आप एक्स में उसमें पॉलिनोमियल में पुट करें, वो उसको जीरो कर दे, उसको आप जीरो बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x + 1 सपोज, ठीक है, 5x + 1। मैं एक्स की जगह पे क्या रखूँ कि ये जीरो हो जाए। तो जैसे अगर मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू -1/5, तो देखिए कितना आता है। तो p ऑफ -1/5 ये आपका लिखने का तरीका होता है। x की जगह पे देखिए मैंने क्या रख दिया, -1/5। तो यहाँ पे भी आपका x की जगह पे -1/5 आ जाएगा और +1। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो -1 + 1 ये कट गया ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 + 1 इज 0, सो दिस इज 0। तो p ऑफ -1/5 0 आया, और यही तो है चाहिए, यही तो चाहिए कि फॉर विच p ऑफ x 0। तो किसके लिए 0 आया? -1/5 के लिए। तो -1/5 क्या है इसका? जीरोस। तो जीरो तो पॉलिनोमियल मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू x² + 7x + 12। आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉलिनोमियल था पहला वाला, ये लीनियर है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। ये आपका क्वाड्रिक है। अब क्वाड्रिक में भी जीरोस होते हैं क्योंकि वो है तो पॉलिनोमियल ही। तो इसमें ढूंढने की कोशिश करें अगर हम, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4 ये दोनों ही इसके जीरो होते हैं। आप पुट कर सकते हैं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप पुट करके देखिए जीरो आएगा। तो
-3 और -4 इसका 0 है। ठीक है, चलिए मैं एक कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा P ऑफ -3 अगर आप निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस 12। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह -1/5 रखने के बाद इधर भी x की जगह -1/5 रखा था, सेम मैंने यहाँ पे x की जगह -3 रखने के बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख दिया है। तो देखें कितना आता है। तो P ऑफ -3 इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है प्लस और 3 का स्क्वायर 9, सो दिस इज 9 एंड 7 3 ज़ा 21 बट प्लस माइनस माइनस, सो -21 एंड प्लस का 12। तो 12 प्लस 9 21 माइनस 21, तो ये कितना आया 0। तो आप देख सकते हैं -3 रख के 0 आ गया, इसका मतलब -3 क्या है 0 है। और -4 रख के भी 0 आएगा, वो भी 0 है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे एक ही 0 था, यहाँ पे दो कैसे आ गए, है ना। यहाँ पे तो एक ही था, यहाँ पे दो आ सकते। तो किसी पॉलिनोमियल के कितने 0 हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यानी जो फंडामेंटल थ्योरम होता है वो कहता है कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री हैज़ एग्जैक्टली n रूट, यानी n0 एग्जैक्टली n0 होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जो n डिग्री का है, n0 होते हैं। लेकिन ये नहीं बोला है कि वो 0 रियल होते हैं या कॉम्प्लेक्स। आप अभी 10th की वीडियो पढ़ रहे हैं तो 10th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ऐसे नंबर जो रियल लाइन में नहीं आते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो रियल लाइन में आते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। तो 0 तो एग्जैक्टली n होते हैं, लेकिन उसमें से कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हम रियल की बात करते हैं, तो इसलिए मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि n डिग्री के n रियल 0 होंगे। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि n पॉलिनोमियल के n रियल 0 होंगे, मैं कह रहा हूँ n 0 होंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इसके पास 2 0 हैं, तो हो सकता है उसके पास ना भी हो और हो, तो हम कैसे निकालते हैं वो हम आगे वीडियो में आगे सीखेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। 0 माने द वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x इज 0 इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए पुट करने पे वो 0 आ जाए, पॉलिनोमियल 0 आ जाए। तो जैसे इसके लिए -5 आ रहा है और इसके लिए -3 और -4। -4 आप चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है। ओके, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बाद अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास 10th में क्वाड्रिक का है। क्वाड्रिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है, इसी के बारे में हमने पढ़ना है। इसके रूट्स कैसे होते हैं, इसके कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा है, जो कुछ है वो ये है। आपके चैप्टर का नाम भले ही पॉलिनोमियल है लेकिन ज़्यादातर उसमें क्वाड्रिक है, ठीक है। और 4th चैप्टर फिर क्वाड्रिक का भी है, तो उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो यहाँ पर है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो मैंने लिखा है एनी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। जो भी पॉलिनोमियल इस जैसा होगा, कैसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा, उसको आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बस शर्त यह है कि a 0 नहीं होना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। ये द्विघात क्योंकि इसमें 2 पावर है, द्विघात है, ठीक है, पावर 2 है। अगर देखें a डज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये है कि अगर आपने a 0 कर दिया तो फिर ये x स्क्वायर वाला टर्म तो गायब हो जाएगा और फिर उसमें द्विघात बचेगा ही नहीं, क्वाड्रिक तो पावर 2 तो बचेगी नहीं, तो फिर आप उसको क्वाड्रिक नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए अब देखिए b और c में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब b और c 0 हो सकते हैं। तो अगर अकेला x स्क्वायर लिखा है तब भी वो आपका क्वाड्रिक ही कहलाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा। क्या कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रिक इक्वेशन। शर्त वही है a डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें और इसमें यह फर्क है कि यहाँ मैंने px लिखा है और यहाँ इक्वल में 0 कर दिया। इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन माने समीकरण, इक्वेशन का मतलब ये होता है किसी को इक्वेट करना। तो मैंने इसको इक्वल किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। तो ये जैसे ही रख दिया ax स्क्वायर bx प्लस c, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन। ये अब इक्वेशन बन चुका है, जबकि वो पॉलिनोमियल था। अब पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, क्या होते हैं, जीरो, जो हम अभी डिफाइन करके आए कि x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे उसको क्या बोलेंगे, जीरोस। जबकि क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट्स। यानी ये जो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी है मैंने 2 एग्जाम्पल में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर अकेला एक्स स्क्वायर होगा तो ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसके क्या होंगे, रूट्स, ठीक है। रूट्स और 0 एक ही चीज होता है। जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का 0 होगा वही क्वाड्रिक इक्वेशन का रूट होगा, दोनों सेम होंगे। तो क्योंकि देखिए सेम ही तो है, ये तो इधर ही है, इधर है, बस इक्वल में 0 है, इधर px है, ठीक है। px के 0 निकलते हैं, यानी x की वो वैल्यू जो 0 कर दे, तो यहाँ हम 0 रखने वाले हैं। इक्वेशन में ऑलरेडी 0 होता है दोनों एक ही चीज़, बट बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसके 0 तो होंगे, इसके रूट होंगे,
ठीक है, डेफिनेशन वाली बात है, आपको डायरेक्ट ये लिखा हुआ मिलता है, एक ही बात है। जब आपको पॉलिनोमियल देगा तो क्वेश्चन होगा फाइंड जीरो, जब आपको इक्वेशन देगा तो क्वेश्चन होगा फाइंड रूट्स। करने का तरीका सेम होगा, एक ही चीज़ करना है, आंसर भी सेम आएगा। क्लियर है? ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो देखिए रूट्स माने जीरोस, है ना, जीरोस किसके? पॉलिनोमियल के। रूट्स किसका? इक्वेशन का। कौन से? फिलहाल हम क्वाड्रिक की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिक का। तो अब आप देखिए यहाँ पर है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब जो आपका द्विघात बहुपद है उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो हमने अभी बात करी कि क्वाड्रिक इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, इसमें a b और c क्या है? आर कोफिशिएंट, है ना, इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन वेयर a b c आर कोफिशिएंट। a b c क्या है? कोफिशिएंट है, हिंदी में गुणांक है, ये a b c गुणांक है, ठीक है। एंड a डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, a जीरो हो गया तो आपका ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं रहेगा। लेट माना कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, मान लेते हैं इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? अल्फा बीटा आएंगे, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रूट्स आएंगे, मतलब अल्फा रखने पे जीरो हो रहा होगा, बीटा रखने पे जीरो हो रहा होगा, क्योंकि अल्फा बीटा माने रूट्स, और रूट्स माने वो वैल्यू जो उसको जीरो कर दे, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा रखने पे जीरो हो रहा होगा, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा रूट्स है ना। अब आप बोलोगे सर अल्फा बीटा ही क्यों? तो कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जनरल फॉर्म में आप कुछ भी नाम से दे सकते, के एम एल पी थीटा नीटा गीटा कुछ भी। फिलहाल ये अल्फा और बीटा ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, तो हम ज़्यादातर इनके लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए? रूट्स के लिए। तो अल्फा और बीटा नाम दिया क्वाड्रिक इक्वेशन रूट्स। तो अब देखिए ये जो अल्फा और बीटा रूट्स हैं और ये ए बी सी कोफिशिएंट है, इनके बीच में रिलेशन क्या है ना, कुछ ना कुछ रिलेशन आता है इस पर निकल के। तो रिलेशन क्या है? तो देखिए रिलेशन ये है कि सम ऑफ रूट, मतलब जो आपके शून्यांक हैं उनका योग, शून्यांकों का योग, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। क्या बोला फिर से? अल्फा प्लस बीटा यानी जो सम ऑफ रूट होगा वो माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा वो सी अपॉन ए यानी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी सी यानी कांस्टेंट टर्म है ना, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं जिसमें एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है। तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फा बीटा वो सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। याद रखना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कि ये रिलेशन है। अब आप बोलोगे सर वेरीफाई कीजिए, प्रूफ कीजिए ऐसा है कि नहीं है। तो चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी हेल्प से मैं बता देता हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है, और फिर मैं आपको एक्चुअली में मैथमेटिकल प्रूफ करके दे दूंगा कि ऐसा कहाँ से आया और क्यों हुआ। तो देखिए, तो एग्जांपल है क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखें इसमें ए बी सी कौन है। ए बी सी कौन होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है ना, इसके आगे कौन है यहाँ पे? कोफिशिएंट, तो कुछ नहीं है तो 1, तो ए की वैल्यू 1 है ना। कंपेयर कर रहे हैं, देखिए कंपेयर, ए कौन है? ए कौन है जो एक्स स्क्वायर के आगे होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कौन है? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे 1। तो ए के आगे कौन है? 1, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है। ओके, बी कौन है? बी कौन है जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ कौन है? 7, तो बी की वैल्यू 7। और सी कौन है जो अकेला है? कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 12। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। और ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, इसके रूट्स होते हैं -3 -4, ठीक है। फिलहाल मान लीजिए, इसको प्रूफ करेंगे बाद में, इसको कैसे रूट फाइंड कर रहे हैं ये मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। तो फिलहाल आप देखिए -3 और -4 मान लीजिए ये रूट्स हैं इसके, ठीक है, ये हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो मैंने अल्फा नाम दिया -3 को और बीटा -4 को, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको -4 लिख लीजिए, इसको 3 लिख लीजिए। फिलहाल अल्फा ही है। अब देखिए जरा ये जो मैंने रिलेशन लिखा है इसको चेक करते हैं है कि नहीं है। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ रूट, देखिए सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए? -b अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो ये जो नया चीज़ है अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो देखिए अल्फा की वैल्यू -3 है तो ये -3 लिख दिया, बीटा की वैल्यू -4 है -4 लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा -4, और यहाँ पे -b अपॉन ए है। तो देखिए -b की वैल्यू कितनी थी? 7, और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो देखिए b की जगह पे 7, a की जगह पे 1, अल्फा की जगह -3 और -4, तो देखिए बराबर आता है नहीं,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में देखिए -3 -4 तो कितना हो गया -7 और -7/1 करेंगे तो -7। तो आप देख सकते हैं ये वेरीफाई होता है, ये वेरीफाई हो गया कि आपका जो सम ऑफ रूट है वो हमेशा -b/a आएगा। ठीक है, इसके लिए आ रहा है ना, आगे भी आएगा मान लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट में देखिए अल्फा बीटा c/a यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना, नियत पद जो होगा कांस्टेंट अचर, और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी x² का गुणांक, उसके रेशियो के बराबर आना चाहिए कौन, प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ पे c की वैल्यू 12 थी और a की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यु -4। तो यहाँ भी रख के देखते हैं। तो लेफ्ट में देखिए -3 -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 -4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। और राइट साइड में देखिए c/a, तो c की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 1 है, तो 12/1, तो यहाँ से कितना आएगा 12 = 12। तो ये आप देख सकते हैं ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी बराबर है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, भले ही मैथ्स में ऐसा नहीं बोला जाता है, एक एग्जाम्पल के ट्रू होने से इक्वेशन या कोई भी रिलेशन ट्रू नहीं होता है। हाँ, गलत आप साबित कर सकते हैं, अगर किसी एक वैल्यू के लिए गलत हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सही नहीं है। तो याद रखिए कभी भी एग्जाम्पल दे के किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं आपको आगे प्रूफ बता रहा हूँ पूरा का पूरा, तो आप ये नोट कर सकते हैं, फिर प्रूफ देखिए। ओके, तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स यानी कि गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध, ये देखने के बाद अब आप देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं इसका कैसे हमने प्रूफ किया। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले को एक दो एग्जाम्पल से हम सही नहीं ठहरा सकते। अगर कोई एक या दो वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू है। हाँ, प्रूफ देना पड़ेगा आपको एक मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए। भले ही आप डिस्कार्ड जरूर कर सकते हैं, अगर आपको किसी को गलत ठहराना है तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अच्छा ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए गलत है। अब देखिए प्रूफ कैसे देते हैं। तो प्रूफ देने के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ दोबारा, लेट ax² + bx + c = 0 इससे। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन, बी है क्वाड्रिक इक्वेशन जो हमने लेट किया था। तो क्वाड्रिक इक्वेशन ये है, इसमें a b c क्या है, कोएफिशिएंट है। अब देखिए मैंने क्या किया, a कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे a था, कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, और प्लस b के साथ a नहीं था तो अपॉन में आ जाएगा, और c के साथ a नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा, और = 0। तो ax² + b/ax + c/a = 0। अब ये जो a आपका यहाँ मल्टीप्लाई है वो जाएगा डिवाइड में, तो 0 / a हो गया 0। तो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई ax² + b/ax + c/a = 0। ये आप यहीं पे छोड़ दिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। मान लेते हैं अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, उनके नाम है अल्फा बीटा, तो इसलिए मैंने अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, वही मान के आ रहे हैं अभी तक। तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो जैसे ही अल्फा बीटा रूट्स हुए क्वाड्रिक इक्वेशन के, तीन चीज़ें आपके पास होने वाली है। पहला, पी अल्फा 0 होगा और पी बीटा 0 होगा। रीज़न, क्योंकि वो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन यही तो थी कि जो रूट होगा वो 0 करेगा पॉलिनोमियल को। तो मैंने बोला ना अल्फा बीटा रूट है, तो इसका मतलब पी अल्फा 0 है, पी बीटा 0 है। तो पहली चीज़ क्या होगी, पी अल्फा 0 हो जाएगा, पी बीटा 0 हो जाएगा। दूसरा, 9th में याद कीजिए फैक्टर थ्योरम एक पढ़ते थे। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर पी अल्फा 0 है तो x - अल्फा फैक्टर होता है। ये लिखा है मैं यहाँ फैक्टर थ्योरम। ठीक है, 9th में पढ़ते थे फैक्टर थ्योरम कि अगर पी अल्फा 0 कर रहा है तो x - अल्फा फैक्टर होगा, और अगर पी बीटा 0 कर रहा है तो x - बीटा भी फैक्टर होगा। तो इसका मतलब x - अल्फा x - बीटा क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्यों, क्योंकि ये अल्फा 0 हो रहा है और बीटा 0 होता है, पी बीटा। तो दो चीज़ें हो गई, पहला अल्फा पी अल्फा 0 पी बीटा 0, और x - अल्फा और x - बीटा फैक्टर हो गए क्वाड्रिक इक्वेशन के। और तीसरा, इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्वाड्रिक इक्वेशन दे देगा, है ना। क्यों देगा वो क्वाड्रिक इक्वेशन, क्योंकि वो किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के दो ही फैक्टर होते हैं। तो ये दोनों फैक्टरों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या कर देगा, पूरी की पूरी क्वाड्रिक इक्वेशन दे देगा। ठीक है, तीन चीज़ें होती है। तो ये समझ में आ गया। पहला, पी अल्फा 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो डेफिनेशन कहती है, और पी बीटा 0 होगा, ये भी डेफिनेशन से। जब ये दोनों 0 हो गए तो फैक्टर थ्योरम से ये और ये फैक्टर हो गए, और क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन के दो ही फैक्टर होते हैं तो दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्वाड्रिक इक्वेशन। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका x - अल्फा है, x - अल्फा और मल्टीप्लाई x - बीटा, ये क्या है, आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x x², x की माइनस बीटा के साथ करेंगे तो माइनस का बीटा x, माइनस अल्फा की x से करेंगे तो माइनस का अल्फा x, और माइनस बीटा की माइनस अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस का अल्फा बीटा। ये क्या हो गया, और
इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें इक्वल टू 0 लगा लीजिए, क्वाड्रिक इक्वेशन लिखा है ना पॉलिनोमियल। तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 इज क्वाड्रिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। ये कैसे किया? मल्टीप्लाई कर रखा है एक्स की एक्स के साथ, एक्स की बीटा के साथ, फिर माइनस अल्फा की एक्स के साथ और माइनस अल्फा की माइनस बीटा के साथ। यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन है दोनों में, और ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें और इसमें माइनस एक्स कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया और अल्फा बीटा अंदर बचा, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया, एडिशन में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बना? क्वाड्रिक इक्वेशन। ये इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। ये कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन है? जिसके अल्फा बीटा रूट है। लेकिन मान के तो ये चल रहे थे ना कि क्वाड्रिक इक्वेशन तो ये है। क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी है? ये वाली या ये वाली, दोनों एक ही है ना, इसी से लेके आया। तो ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन थी। ये कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन है? जिसके रूट अल्फा बीटा है। और ये कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन है? ये भी वही है जिसके रूट अल्फा बीटा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको नाम दीजिए। इसका मतलब ये जो 2 है और ये 1 है, ये सेम ही है कि नहीं सेम? ये मैं मान के चला था और ये अल्फा बीटा रूट आने से ये आ गई, तो ये दोनों सेम है। तो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 को 2 से कंपेयर करते हैं तुलना करने पर। तो देखिए कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एक्स के आगे बी अपॉन ए है, तो जो आपका बी अपॉन ए होगा वो इक्वल हो जाएगा एक्स का आगे यहाँ पे क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा। कुल मिलाकर के मैं कोफिशिएंट की कंपेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ। एक्स के आगे बी अपॉन ए और यहाँ पे एक्स के आगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा? बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसी को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। ये माइनस कहाँ गया? इधर लिख दिया मैंने। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए। सिमिलरली आप इसको कंपेयर करिए, यहाँ पे क्या है? सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कौन है? अल्फा बीटा। तो क्या आएगा? सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा। और यही आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, वो है अल्फा बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है? सी अपॉन ए। तो इसका मतलब अल्फा बीटा किसके बराबर है? सी अपॉन ए के बराबर है। तो देखिए यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि जो सम ऑफ रूट होगा वो माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है? सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, एंड ए क्या है आपका? ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रूफ किया जाता है कि कैसे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और रूट्स आप फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखिए हमने कहाँ से शुरू किया? क्वाड्रिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए मैंने कॉमन ले लिया तो ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन हो गई इक्वल टू 0। ए आपका 0 हो गया डिवाइड करने से, तो ये बनी क्वाड्रिक इक्वेशन। मान लेते हैं इसके रूट हैं अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा किसके रूट है? इसके 1 के रूट है। लेकिन अगर अल्फा बीटा रूट है तो पी ऑफ अल्फा 0 होगा। पहली बात, क्यों? डेफिनेशन कहती है। पी ऑफ बीटा 0 होगा, क्यों? डेफिनेशन कहती है। तो पी ऑफ अल्फा 0, पी ऑफ बीटा 0। लेकिन जैसे ही पी ऑफ अल्फा 0 आया तुरंत फैक्टर थ्योरम आ गया सामने, है ना। फैक्टर थ्योरम 9th में पढ़ा था, तुरंत फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि जैसे ही पी ऑफ अल्फा 0 होगा आपका एक्स माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा। पी बीटा 0 होगा तो एक्स माइनस बीटा फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों हो गए फैक्टर, किससे? फैक्टर थ्योरम से। और अगर दो फैक्टर हैं और क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 ही होते हैं तो दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा? इक्वेशन बन जाएगा। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 इज क्वाड्रिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब अगर ये क्वाड्रिक इक्वेशन है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स से एक्स मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस बीटा के साथ, माइनस अल्फा के साथ, माइनस अल्फा के एक्स के साथ और माइनस अल्फा की माइनस बीटा के साथ इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले लिया गया तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन। कौन सी? जिसके रूट अल्फा बीटा है। लेकिन अल्फा बीटा वाली तो ये थी ना, इसका मतलब ये और ये क्या है? सेम है। तो सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कीजिए इसके कोफिशिएंट को, इसमें और इसमें। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी 1 है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए है, इसमें माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो बी अपॉन ए बराबर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा के। तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी अपॉन ए के, माइनस पर चला गया। सिमिलरली इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है? अल्फा बीटा, और इसमें सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया? सी अपॉन ए के बराबर हो गया। तो ये
तो इस तरीके से प्रूव करते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें करेंगे क्वेश्चन इसके रिलेशन के बीच बेसिस पे, ठीक है, और कैसे आप इससे अब इस रिलेशन से आप कैसे रूट फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ से आगे देखेंगे। हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इसमें जो है वो है ग्राफ का, ठीक है। भले ये एनसीईआरटी में पहले दिया है, बट ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल का ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ जैसा कि आप जानते हैं हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू प्लॉट करते हैं। जैसे अगर आपका पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज 5x+4, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका ग्राफ मतलब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते रखते p, यानी इसी को हम y बोलते हैं। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो 9 आएगा, कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 9 आएगी। तो मैं 1,9 ढूंढूंगा ऐसे, है ना, जो कि 9th में करते थे ना, ऐसे पॉइंट मिलाएंगे फिर दूसरा तीसरा, और ये इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे, इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं किसी इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा है और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको बता दूं पॉलिनोमियल का ग्राफ उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है, बेसिकली किस पे, डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर है, लीनियर जैसे कि ये है, तो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। पैराबोला, पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला आपका इस तरीके से बनेगा, ऐसा, या हो सकता है ऐसा, या हो सकता है ऐसा। ये सब पैराबोला है, यानी जो कर्व है इस टाइप के, इनको पैराबोला बोलते हैं। आपका डेली लाइफ में आप पैराबोला कई जगहों पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सस्पेंशन ब्रिज को देखें, यानी जो झूला पुल होता है, अगर आप उसको देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसी को पैराबोला बोलते हैं। ये क्या है, पैराबोला। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ पे एक लड़का है और ये दूसरा लड़का है, अगर ये इसकी तरफ कोई चीज़ फेंके, जैसे सपोज बॉल फेंके, तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी। अगर यहाँ से बॉल फेंके तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी। तो ये जो बना ये भी क्या है, एक पैराबोला है। तो जो क्वाड्रिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ ये पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्यूबिक का ग्राफ आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसका ग्राफ, अगर मैं सिंपल y = x³ का ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा बनता है, y = x³। और या फिर ये ग्राफ आपका ऐसा भी बन सकता है, इस तरीके का ग्राफ भी बन सकता है। इस तरीके का ग्राफ किसका बनेगा, क्यूबिक का। तो या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, दो तरीके का। इसके अलावा और भी ग्राफ होते हैं, बट ग्राफ में आपको प्लॉट करके बनाना पड़ता है, या ग्राफ ढूंढने के अलग टेक्निक होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लीनियर का ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और क्वाड्रिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा। नाउ ग्राफ देखने से आपसे ये पूछेगा कि इस ग्राफ में जो है, ग्राफ देख के बताइए कि कितने रूट्स हैं किसके, पॉलिनोमियल के। तो आपको बता दूं किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही रूट होते हैं जितनी बार उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही रूट होते हैं जितनी बार उसका ग्राफ किसको, एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n होती है उसके n रूट होते हैं। तो हाँ, उसके n रूट होते हैं, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल रूट की। तो किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही रियल रूट होते हैं जितनी बार उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो ये ग्राफ 1 2 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स जो होंगे वो कितने आएंगे, इसके रूट्स आएंगे वो 3 आएंगे। इसका ग्राफ एक ही बार कट कर रहा है तो इसके रूट क्या आएंगे, इसके रूट क्या आएगा, एक ही रूट आएगा। एक रूट नहीं आएगा, मतलब 1 रूट है या नहीं है वो नहीं बोल रहा हूँ, रूट होगा नंबर बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ रूट्स। तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप देखें क्वाड्रिक का, तो क्वाड्रिक का ग्राफ इस तरीके से हो सकता है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो आप देखें ये जो ग्राफ है ये इसको पैराबोला बोलते हैं, और ये ग्राफ जनरली किसका होता है, ax² + bx + c का, यानी क्वाड्रिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन ग्राफ ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। इन तीनों केसेस में आप देखेंगे कि क्वाड्रिक इक्वेशन के पास कितने रूट हैं। तो देखिए पहला केस अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ पे ग्राफ 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर गया तो इसके 2 रूट हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया तो यहाँ पे एक भी रूट नहीं है, यानी 0 रूट। यहाँ पे देखिए ग्राफ ने एक बार एक्स एक्सिस को कट किया तो कितने रूट, 1 रूट। तो अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल जनरली बनाऊँ इस तरीके से, पूछूँ आपसे इसके कितने रूट हैं, इसके
कितने रूट हैं, तो आपको क्या गिनना है, इसका ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार कट कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ ऐसा होगा उसके 9 रूट होंगे, 9 रियल रूट होंगे, एग्जैक्टली 9 नहीं, 9 रियल रूट होंगे। तो इसके 9 रियल रूट हैं। तो इसका मतलब जो आपका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी है, अगर आप पहला एक्सरसाइज देखेंगे 2.1 का, तो आपको ग्राफ देख के सिर्फ इतना ही देखना है कि उसके ग्राफ पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा एग्जैक्टली उतने ही रियल रूट होते हैं। क्या होते हैं, रियल रूट। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट मतलब एक्स की वो वैल्यू जो उसको 0 कर दे, है ना। तो मान लीजिए चलो क्वाड्रिक ले लेते हैं। सपोज क्वाड्रिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके रूट मतलब x की वो वैल्यू जो इसको 0 कर दे। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू ये। तो ये दोनों इक्वल आएंगे जहाँ पे इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कट करेगा। तो अभी मैंने बोला कि ये जो क्वाड्रिक है इसका ग्राफ तो ऐसा होता है, क्वाड्रिक का ग्राफ तो ऐसा होता है, लेकिन ये जो y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 माने y इक्वल टू 0 माने एक्स एक्सिस। ये किसकी इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की। तो जहाँ जहाँ ये ग्राफ और ये ग्राफ कट करेंगे वहाँ वहाँ रूट्स होंगे। और ये ग्राफ है ऐसा और ये ग्राफ होता है एक्स एक्सिस का, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस। तो वही चीज़ बोला मैंने कि जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही रूट होंगे जितनी बार कट करेगा। तो देखिए ये तो एक बार भी नहीं कर रहा है और ये 2 बार कर गया। तो किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स या तो 2 होते हैं और या तो 1 होगा। तो दोनों बार सेम रूट आता है, यानी एक ही रूट 2 बार आता है, उसको बोलते हैं रिपीटेड रूट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल बस हमें इतना बताना है कि क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, अगर हाँ तो जितनी बार कट कर रहा है उतने रियल रूट है। तो इसके 0 हैं और इसके 2 हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे। इसके हेल्प से आप एक्सरसाइज में 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का वो आसानी से कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ग्राफ दिए हैं और आपको सिर्फ ये देखना है कि कितनी बार कट कर रहा है। तो जो ग्राफ जितनी बार कट करेगा उसके इतने रूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ एक भी बार कट नहीं कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो इसका कोई रूट नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जितनी भी थ्योरी थी वो सारा मैं बता चुका हूँ। अगली वीडियो में मैं इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा और उनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और याद रखें बिना क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज़ करे कैसे उसको रूट्स निकालते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप इसका रिविज़न कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है एनसीईआरटी को में जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। और आपको इस वीडियो में जो समझ में नहीं आया है या जो आप दोबारा चाहते हैं कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मैं दोबारा वीडियो बना के आपके क्वेरीज को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।